नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल में विस्तार हो गया है। 3 पद खाली थे, 2 पद भर दिए गए हैं। राजेश त्रिमाणी और यादवेंद्र गोमा को इंडक्ट किया गया है। लेकिन दावेदारों में सबसे बड़े दावेदारों में सुधीर शर्मा पूर्व मंत्री, राजेंद्र राणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जिन्होंने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे थे उनको हराया था, वो इसमें कहीं ना कहीं चूक गए हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक पद खाली रखा गया है और मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि इसको भी हम जल्द पार्लियामेंट के चुनावों से पहले भर सकते हैं। वहीं पे भाजपा ने एक बड़ा आरोप, जयराम ठाकुर जी ने कल, नेता प्रतिपक्ष ने मंडी में आक्रोश रैली थी बहुत बड़ी, उसमें लगाया है कि कुछ भी राजनीति में संभव हो सकता है। उन्होंने ऑपरेशन लोटस की तरफ इशारा किया है। तो ये सारी चीजें उभर कर आई हैं। हमने वैसे भी कुछ पिछले सप्ताह चर्चा में हमने जब चर्चा की, कहा था कि सुक्खू सिर्फ 2 मंत्री ही बनाएंगे और उन्होंने 2 मंत्री ही बनाए हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, सुधीर और राजेंद्र राणा क्यों चूके और आगे क्या। कांगड़ा को एक मंत्री मिला है, आगे क्या उसके परिणाम रहेंगे, कौन चूक गया, क्या रह गया। तो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर जनक राज जी, हैं भाजपा के विधायक हैं भरमौर से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कौशल जी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चर्चा की शुरुआत जाहिर है, पत्रकार हर चीज को खंगालते हैं और उदय जी की आदत रही है कि राजनीतिक चीजों को पूरी तरह से ये कुरेदते हैं और उनमें से कई चीजें निकल के आती हैं। इनके लेखों से भी लगता है और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। तो उदय जी, ये क्या क्यों चूक गए सुधीर और राजेंद्र राणा, और ये जो 2 लोग इंडक्ट किए गए हैं, ये था कि धर्माणी पहले लिस्ट में भी थे लेकिन वो चूक गए कि इसके बाद बजट सत्र के बाद किया जाएगा, लेकिन वो चूकते चूकते 1 साल हो गया उनको। सुधीर चूक गए, राजेंद्र राणा बड़े चेहरे चूक गए। राजेंद्र राणा के लिए हाईकमान ने भी जोर लगाया, लेकिन क्यों ये इन चीजों में आगे बढ़ नहीं पाए मंत्री पद की तरफ। जी, आपने एक बात कही पथरिया पथरिया साहब कि हाईकमान ने पूरा जोर लगाया। तो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो जी, पावर्स थी वो सेंट्रलाइज कर लिया, पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर लिया। आप ये देख रहे होंगे कि पूरा 1 साल होने को आ गया, लेकिन इसके बावजूद ये पहली दफा हो रहा है कि कहीं से आवाज निकल नहीं रही है। अगर आप पुराने कांग्रेस के दौर देखें तो वीरभद्र सिंह के वक्त में 1 साल जी, से ज्यादा पहले ही थोड़ी सी सुगबुगाहट जो थी वो शुरू हो जाती थी। और चाहे संगठन की तरफ से आए, जब वीरभद्र सिंह के विरोधी संगठन पे काबिज होते थे, तो इस बार ऐसी कोई चीज नहीं है। सारी चीजें सेंट्रलाइज कर ली गई हैं और वो सेंट्रलाइज्ड हो चुकी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के आसपास। अब आपने बात जी, करी सुधीर शर्मा की, तो अब वहां पे भी ऐसी चीजें चलती हैं कि जो एक खुले से देखा जाए कि सुधीर शर्मा ने जब पुराने दौर में कुछ कठिन वक्त था कांग्रेस का, उस वक्त वो साथ में खड़े नहीं हुए और भी कई पहलू चले। और वीरभद्र सिंह के समर्थक ये दोनों रहे हैं, राजेंद्र राणा भी और सुधीर शर्मा भी। तो जी, कहीं न कहीं जो पुराने एक इरादे हुआ करते थे और एक तरह की निष्ठाएँ हुआ करती थी, वो कहीं न कहीं इन लोगों के आड़े आई हैं। जी। लेकिन सुधीर शर्मा ठीक है, बाई इलेक्शन में वो उन्होंने इनकार कर दिया और कहीं न कहीं एक ऐसा मैसेज दिया कि पार्टी के लोग भी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिए उन्होंने। वहीं उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी जब उनको उतारा जा रहा था, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हाईकमान ने ही सुधीर के ऊपर हाथ नहीं रखा है। बिल्कुल, लेकिन मैं राजेंद्र आप राणा रखना चाहते थे। राजेंद्र मैं राणा के वही ऊपर बोल वो रहा हूँ। रख रहे थे, शुक्ला जी हाई खुल के उनके हाई कमांड साथ थे। देखिए किस हाई कमांड जी, देखिए किस तरह से मजबूर है यहाँ पे कि एक के सिर पे हाथ खुद रखने को तैयार नहीं है और जिसके सिर पे हाथ रखा है उसको गले लगाने के लिए सुक्खू तैयार नहीं है। हालाँकि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहेगा आने वाले टाइम में। आपको याद होगा डॉक्टर साहब कि जब पिछले लोकसभा चुनाव थे, जब जी, राजेंद्र राणा ने विधायक पद से त्याग पत्र देकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो उस जी, दौरान भी वो अनुराग ठाकुर को अच्छी खासी टक्कर दे गए थे। उस दौर में जब सुनामी थी एक तरह से नरेंद्र मोदी की, तो जी, 3.5 4 लाख के करीब वो वोट ले गए थे। 1 लाख के करीब वोटों का फ़र्क रहा था दोनों में।
जी तो कहीं न कहीं तो ये भी घाटे का सौदा माना जा सकता है कांग्रेस के लिए कि अगर आप एक मास बेस्ड लीडर को, और जिसका इतिहास ही कुछ अलग सा रहा है, सामान्य इतिहास नहीं रहा है, बीजेपी कांग्रेस वाला इतिहास नहीं रहा है। तो राजेंद्र राणा का जो इतिहास है, वो उसने तो बीजेपी का इतिहास भी पलट के रख दिया, वर्तमान पलट के रख दिया, भविष्य पलट के रख दिया। तो अभी तक तो हालात यही हैं कि खुद पलटियाँ खा रहे हैं राजेंद्र राणा कांग्रेस में आकर। गोमा के इंडक्ट होने से कांगड़ा के साथ कितना न्याय हुआ है, क्योंकि ये बड़ा राजपूत बाहुल्य एक कहीं ना कहीं ये जिला है, और राजपूत कोई मंत्री या कोई लिया नहीं गया है सरकार के अंदर अभी तक किसी को भी। बिल्कुल, अगर आप ओवरऑल पूरे प्रदेश की बात करें, कांगड़ा की भी बात छोड़िए, आप एक तरफ रखते हैं हम कांगड़ा को, ओबीसी 2 नेता आए, एडजस्ट हो गए, एक मंत्री पद पे, जी एक सीपीएस पे, राम कुमार आ गए और साथ में आ गए चौधरी चंद्र कुमार, 2 लोग जी एडजस्ट हो गए। एससी ओबीसी का जो कोटा था, अगर कांगड़ा में बात करूंगा कि एससी की, तो एससी में आपके क्या कहते हैं, सीपीएस किशोरी लाल आ गए, अब जी साथ में गोमा आ गए। जी और अगर दूसरी इसमें बात करूं महाजन बिरादरी की है, जिसे हम ये लाला लॉबी कहते हैं अक्सर अपनी सामान्य भाषा में, उसमें सूद कम्युनिटी यानी बेसिकली है जी, सूद कम्युनिटी आ गई, आशीष बुटेल आ गए हाँ, सीपीएस। वो कम्युनिटी, उसमें एक जी आ गए। अगर अब आप कांगड़ा में देखिए, अभी डॉक्टर इनसे आप ये सवाल करेंगे तो ये जवाब दे देंगे कि बीजेपी ने विद इन कांगड़ा गद्दी और राजपूत कम्युनिटी, इन दोनों पे फोकस किया हुआ है, और कांग्रेस ने यहाँ पे गद्दी और राजपूत और साथ में तीसरी ब्राह्मण कम्युनिटी, इन तीनों को साइडलाइन लगा के रख दिया है। बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है यहाँ पे गद्दी और राजपूत कम्युनिटी के ऊपर। अगर कांगड़ा की ही जी बात करूं, इंदौरा रिजर्व है, जी जयसिंहपुर रिजर्व है, वो जी रिजर्व जरूर है कंस्टिट्यूंसी, मगर आप वहां पे जाके देखेंगे तो वहां पे आपको राजपूत जो बिरादरी है उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में जब ये फैक्टर्स आने वाले दौर में इनके सामने आएंगे तो मुश्किलें तो कांग्रेस के सामने हर हाल में आएंगी। जी जी डॉक्टर जनक जी, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है 1 साल के इंतजार के बाद। कहीं ना कहीं भाजपा बार बार कहती रही कि इनकी आपस में जो खेमेबाजी थी, लड़ाई थी इंटरनल कांग्रेस की, उसके कारण ये चीजें रुकी रही। और अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखा भी है, क्योंकि जो बड़े चेहरे थे सुधीर शर्मा और जिंदर राणा, वो चूक गए हैं इससे। और अभी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की एक टिप्पणी कल मंडी में, बहुत बड़ी टिप्पणी है, ऑपरेशन लोटस की तरफ इशारा करती है, और गाहे बगाहे चर्चे होती रहती हैं कि कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसके बाद कुछ दिक्कतें आएंगी? जी डॉक्टर जनक जी। देखिए, ये सरकार जब से बनी है तब से ही ये एक तो क्षेत्रीय और जो जातीय अपेक्षाएं हैं हिमाचल के लोगों की, उसको पूरा करने में असमर्थ रही है। इस सरकार का पलड़ा जो है वो हमीरपुर और शिमला पार्लियामेंट्री की तरफ झुका हुआ है, और इसका परिणाम आने वाले समय में लोकसभा चुनावों में कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री और हमीरपुर पार्लियामेंट्री, यहाँ से आप देखें तो जिस तरीके का भेदभाव हमारे खासकर चंबा जिले के साथ, हमारे गद्दी समुदाय के साथ, पूर्व में उदयवीर जी भी कह रहे थे, तो जो भेदभाव हिमाचल के लोगों के साथ ये कर रहे हैं, कहने को तो मुख्यमंत्री यूं कहते हैं कि मैं कांगड़ा से हूं, नदौन बॉर्डर कांगड़ा का है, परंतु उनका बचपन, पालन पोषण, शिक्षा, सारी राजनीति की शुरुआत शिमला में हुई है। और ये इन्होंने भी वही तर्ज पर कार्य करना शुरू किया है जिस तर्ज पर पूर्व में कांग्रेस सरकार के नेता कार्य करते रहे थे। तुष्टीकरण, क्षेत्रवाद और भेदभाव की राजनीति, ये उसी पर ही कार्य कर रहे हैं। और निचले हिमाचल को भाषणों में बेशक ये जो मर्जी कहते रहे, हाँ, 1 साल का जब आपने बरसी का कार्यक्रम मनाना था तो आप लोग आ गए धर्मशाला, परंतु धर्मशाला को क्या मिला? बरसी नहीं, जश्न समारोह, सालाना वर्षगांठ। जी देखिए, ऐसा है, इसको क्या मिला, इस कार्यक्रम से कांगड़ा को क्या मिला? यादवेंद्र गोमा जी को ये कभी मंत्री नहीं बनाना चाहते थे, वो तो केंद्रीय नेतृत्व से ऐसा प्रेशर पड़ा कि इनको बनाना पड़ गया। परंतु जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जिनको लोगों की अपेक्षाएं हैं कि इन लोगों को, हमारे नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय है, चाहे वो गद्दी समुदाय है,
चाहे वो कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र है, इन तीनों चीजों को दरकिनार कर दिया गया है और केवल ये व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्ति विशेष की सरकार है, ये ऐसा प्रतीत होता है। जी डॉक्टर साहब, एक जयराम ठाकुर जी का आरोप है कि मंत्री और एमएलए खुश नहीं है सुक्खू सरकार से, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू में गरूर आ गया, उन्होंने गरूर शब्द का प्रयोग किया है। क्या उनकी कार्यशैली में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो विपक्ष इस तरह का उन पे उंगली बिल्कुल उठा रहा है? जनाब, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ ये व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा इन्होंने दिया है, ये व्यवस्था परिवर्तन सच में बुलंदियों पे व्यवस्था परिवर्तन है। और ये मुख्यमंत्री केवल चुनिंदा लोगों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे इनको मिलने की बात हो, चाहे इनसे फोन पे बात करने की बात हो, जिससे मुख्यमंत्री चाहते हैं उससे मुख्यमंत्री बात करते हैं, जिससे मुख्यमंत्री चाहते हैं उससे मुख्यमंत्री मिलते हैं। परंतु अगर कोई आम नागरिक या कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी अगर किसी कार्य के लिए मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है तो उसको महीनों इंतजार करना पड़ता है मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट के लिए। ये व्यवस्था परिवर्तन है जी। और आपको लगता है तो कि कहां से विधायक संतुष्ट नाराजगियां, होंगे? नहीं, विधायकों की नाराजगियां बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी कंफर्ट जोन में आएगी? देखिए, बीजेपी सदैव कंफर्ट जोन में है। बीजेपी को किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें नहीं, किसी आपके चीज की नेता कोई प्रतिपक्ष आवश्यकता ने नहीं कल है। इशारा किया है और बोला है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने ये नहीं कहा कि हम ऑपरेशन लोटस करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उन्होंने ने कहा ये कहा है राजनीतिक में कि संभावनाएं बनी हुई हैं, हाँ, कार्यकर्ता तैयार रहें। सुनिए, जी मैं वही कह रहा हूं, राजनीति में जी संभावनाएं बनी रहती हैं। ऑपरेशन लोटस का हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जिक्र नहीं किया है, परंतु एक बात जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी कही थी और शायद हिमाचल का बच्चा बच्चा जानता है, ये सरकार आने वाले समय में अपने भार से, अभी हिमाचल में सर्दियों का मौसम आ रहा है, हिमपात होगा, पेड़ों पर वजन बढ़ेगा, पेड़ टूटते हैं, उसी तर्ज पर जब इस सरकार पर लोगों की गारंटियों का भार बढ़ेगा, इनके चुने हुए प्रतिनिधियों के ताज और संगठन के लोगों की ताजपोशी का भार जो जनता के कंधों पर डालने वाले हैं, उस भार से अपने आप ही ये सरकार जो है वो टूटेगी। भाजपा को इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जी कौशल जी, सवाल वही है कि बड़े चेहरे चूक गए मंत्री पद से। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा चूक गए, कहीं ना कहीं दौड़ में पहले दिन से लेके अब तक, परसों तक वो शामिल थे, लेकिन चूक गए। तो इसका क्या राजनीतिक असर आपकी पार्टी पे कुछ ना कुछ पड़ेगा? और जैसा कि उदयवीर जी ने कहा कि आपने कांगड़ा पार्लियामेंट में गद्दी और राजपूतों को बिल्कुल इग्नोर किया। कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी देखने पड़ते हैं और क्षेत्रीय भी देखने पड़ते हैं। ठीक है, कांगड़ा को एक मंत्री पद मिल गया, लेकिन जातीय समीकरणों में ये पार्लियामेंट कहीं ना कहीं इग्नोर है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। पहली बात तो यह कि अभी एक पद मंत्रिमंडल में भरा जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले उसको भरा जा सकता है, तो देखिए उस पद के ऊपर किसकी नियुक्ति होती है, किसकी ताजपोशी होती है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, ये तो जिस दिन से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है उसी दिन से ठाकुर जयराम और प्रदेश भाजपा के नेता ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। एक साल का समय निकल गया, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज बयानबाजी कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार अपने मंत्री नहीं बना पा रही, 3 पद खाली चल रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब किशन कपूर सांसद बन गए और बिंदल जी को मंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद ये 2 मंत्री पद जो है लंबे समय तक खाली रहे और बहुत समय के बाद इनको जयराम ठाकुर जी ने भरा था। मंत्री किसको बनाना, कब बनाना, ये मुख्यमंत्री का और जो सत्तारूढ़ दल है उसका विशेषाधिकार है। भारतीय जनता पार्टी का काम शोर शराबा करना है, वो लगातार कर रहे हैं। अभी मैं जनकराज जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा बरसी मनाई। हमने तो 1 साल में जो काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड रखा प्रदेश की जनता के सामने, जो अगले वर्ष में करना है उसकी रूपरेखा जनता को बताई। छाती पीट पीट कर अपनी पुण्यतिथि और 1 वर्ष सत्ता से बाहर होने का शोक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मनाया।
बरसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मनाई अपने लोगों के द्वारा जो सत्ता से बाहर किए गए उसका 1 वर्ष पूरे होने की। भाषा जो है उसको सही रखें, क्योंकि जवाब देना हमें भी आता है, शब्द हमारे पास भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक फैसले का लोगों ने, जनता ने जो फैसला किया है, कांग्रेस पार्टी ने कोई आपसे छत्ता छीन के नहीं ली है। कांग्रेस पार्टी को सत्ता प्रदेश की जनता ने सौंपी है 5 वर्ष के लिए। तो इसलिए ये बरसी जैसे शब्द जो हैं, हर सरकार, आपकी सरकार भी हर साल जो है इस तरह के कार्यक्रम करती रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने नजरिए से, अपने विजन से और अपनी जो वचनबद्धताएं हैं उनके आधार के ऊपर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नजरिए के मुताबिक सरकार को चलाना हमारा काम नहीं है। हम अपनी वचनबद्धता के साथ, अपने विजन के साथ, अपनी कमिटमेंट्स के साथ और अपने नजरिए के साथ सरकार को चलाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। रही बात मंत्रिमंडल में सुधीर जी का और राणा जी का जिक्र आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के बड़े सम्मानित और बड़े नेता हैं। चाहे सुधीर जी की बात हो, चाहे राजेंद्र राणा जी की बात हो, लेकिन मैं सुधीर जी पहले भी मंत्री रहे हैं, 3 बार पहले विधायक रहे हैं, 4थी बार अब विधायक हैं। राणा जी ने भी अपना एक इतिहास रचा है और दोनों का अपना एक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में स्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि किसको मंत्रिमंडल में जगह देनी है, किसको नहीं देनी है, ये विशेषाधिकार जो है वो पार्टी आला कमान का और मुख्यमंत्री का है। आने वाले समय में और क्या घटनाक्रम होंगे वो भविष्य के गर्भ में छिपा है। अभी पठानिया जी ने बात की कि कुछ समुदायों को रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। मैं पठानिया जी एक निवेदन करना चाहूंगा। बिल्कुल आपका जो पॉइंट है उससे मैं सहमत हूँ। आने वाले समय में कई तरह के समीकरण बनेंगे, कई तरह की नियुक्तियां और अभी सरकार में होनी है। अभी डिप्टी स्पीकर बनना है, चीफ व्हिप की नियुक्ति होनी है, चेयरमैन अभी बनने हैं। अभी जनकराज जी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां देकर बोझ डालने वाले हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में चेयरमैन नहीं लगे थे? आपकी सरकार में चीफ व्हिप और व्हिप की पोस्टें तो आपने ही क्रिएट की, ये तो पहले होती नहीं थी, ये तो आपकी सरकार में क्रिएट हुई है। तो क्या आपकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्तियां नहीं की थी, व्हिप और चीफ व्हिप की नियुक्तियां नहीं की थी? तो आपने की थी, तो क्या हमारी सरकार का अधिकार नहीं है इस तरह के कार्यकर्ताओं को हम भी मान सम्मान दे, कार्यकर्ताओं को हम भी इस तरह की नियुक्तियां दे? क्या ये क्योंकि आप इस तरह की दो मुंह वाली बात क्यों भारतीय जनता पार्टी करती है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा गद्दी समुदाय की बात की और समुदाय की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया होगा, लेकिन मैं नहीं कहता कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। पर मेरा प्रश्न ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा जिले में कोई इतना ज्यादा सत्ता में भागीदारी दी हुई थी, इतना ज्यादा जातीय संतुलन अगर उन्होंने कायम किया हुआ था, तो फिर सारे के सारे लोग इनके हार क्यों गए? मेरा कहने का मतलब है कि ये एक इस तरह की बातें करके जो है वो निश्चित तौर पर राजनीति की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप आम आदमी तक सरकार जो है वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। आम आदमी की जो तकलीफ है उसको सरकार समझ रही है कि नहीं समझ रही है, आम आदमी को राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उससे सरकार की जो छवि है अच्छी या बुरी वो बनती है और स्थापित होती है। तो उस दिशा में मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व की जो सरकार है उसने आम आदमी तक पहुंचने का काम किया है। गारंटियों की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, चिंता ना करिए। अभी धर्मशाला में ही घोषणा की है, गोबर की बात बार बार कर रहे थे, दूध की बात बार बार कर रहे थे, जनवरी महीने से सब होने वाला है। गारंटियां हम चरणबद्ध तरीके से पूरी कर रहे हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा लोकसभा के चुनाव में। लेकिन कौशल जी, 100 रुपए और 80 रुपए दूध खरीद की बात कही गई थी, 6 रुपए बढ़ा रहे हो, 31 से 37 कर रहे हो। वो भी करेंगे सर, वो भी करेंगे। उस दूध को कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, उस दूध से आपने आगे जो चीजें तैयार करनी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार तैयार कर रही है। आपको पता है बात उसकी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार हो जाएगा तो उस हिसाब से दूध की कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ेगी, तो खरीद भी बढ़ेगी। 100 रुपया कहा है, 100 रुपए ही खरीदेंगे सर, और 80 रुपए गाय का कहा है, 100 रुपए भैंस का कहा है, उसी घोषणा तो 6 रुपए बढ़ोतरी की है ना, वो धर्मशाला से। चलिए वो एक फेस है, दैट इज अ फेस, वन फेस, वो एक चरण है। जी जी उदयवीर जी, सीपीएस का केस चला हुआ है। मुझे लगता है कि एक बात इसलिए रखा गया है कि सीपीएस में अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता है कि सीपीएस हटाने पड़ते हैं, जैसे कि बाकी प्रदेशों से हटे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इशारा किया है
कि मंडी को हम स्थान देंगे, मंडी पार्लियामेंट मीन्स, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बार के विधायक चंद्रशेखर हमीरपुर पार्लियामेंट में है, तो वो उनकी बात जो की है उन्होंने उसके दायरे में नहीं आते हैं। तो सुंदर ठाकुर की कहीं लॉटरी लग सकती है कहीं ना कहीं उस पार्लियामेंट में, तो इसलिए एक पद खाली रखा गया है, क्योंकि अब इस पद की तरफ सुधीर शर्मा और जिंदर राणा का दावा फिर भी नहीं रहता है जी। और जिंदर राणा को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने, ठीक है, तो एक ही जिले से मुख्यमंत्री और एक और मंत्री बन जाता, क्योंकि 3 बार के विधायक लखनपाल जी भी है वहां से, इंद्रदत्त लखनपाल जी में, वो भी एक बात कही गई। तो जिंदर राणा का चूकना कहीं ना कहीं हाईकमान भी उनकी पूरी मदद नहीं कर पाया, मुझे लगता है। डॉक्टर साहब, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये हालात जस के तस रहे, तो जिस तरह से आपने बात करी कि डिप्टी सीएम सीएम दोनों एक पार्लियामेंट्री हलके से आते हैं, तो पावर बैलेंस करने की कांग्रेस हाईकमान की एक शुरू से आदत सी रही है। उस आदत का शिकार खुद स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी हुए थे, क्योंकि उनके खिलाफ उनके जो अलग लॉबी होती थी उसको खड़ा कर दिया जाता था। तो राणा अगर वहां पे नहीं जाते हैं, तो ऐसी कहीं ना कहीं से खबरें आने शुरू हो चुकी हैं कि हाई कमांड बीइंग ए पीसीसी चीफ, फिर तीनों एक जगह हो सकते हैं, वो उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है प्रतिभा सिंह की अगर देर से जब भी रिप्लेसमेंट होगी, क्योंकि अब उनका भी टाइम हो चुका है। तो एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स जो हाई कमांड राजेंद्र राणा। और रही बात सुंदर ठाकुर की, तो सुंदर ठाकुर लगातार एक प्रेशर बनाए हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले स्वर्गीय जीएस बाली की तरह पॉलिटिक्स की कि उन्होंने अपनी गाड़ी वापस कर दी कि जब भैया आगे झंडी ही नहीं है तो लेकिन ले गाड़ी भी ली थोड़े दिनों बाद। अच्छा, वो ड्रामेबाजी हुई है, मैं वही बोल रहा हूँ, ड्रामेबाजी की गई है। आप भी उन दिनों, मैं भी शिमला में पोस्टेड था। आपको याद होगा कि सोलन से बाली साहब ने अपना सारा काफिला वापस लौटा दिया था कि अब मैं नहीं, गाड़ी ये मजबूत गाड़ी नहीं है, ड्राइवर ठीक नहीं है, पलट जाती है गाड़ी, एक बार पलटी थी उनकी गाड़ी, तब उन्होंने किया था ये। तो उन लोगों का तो कुछ ना कुछ स्टेटस था, एक अच्छा स्टेटस था, कुछ ना कुछ नहीं कहूंगा, बाली साहब जैसे आदमी का जो स्टेटस है उसको भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको दोयम दर्जे का नहीं दिया किसी को, फ्रंट लीडरशिप के चेहरे रहे हैं। तो इसी तरह से अगर बाकी देखा जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी की पॉलिटिक्स नेशनल लेवल पे हो रही है, पहली बार एमएलए बने, पहली बार मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान में, बड़े बड़े ये कर दिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इसमें एक रिफ्लेक्शन तो देनी पड़ेगी। और शायद जहां तक मेरे को लगता है कि जो पॉजिटिव सरकार को सूट करता था कि अगर राजेंद्र राणा को नहीं बनाना है, सुधीर शर्मा को नहीं बनाना है, तो वो चीजें तो आ गई बीजेपी के सामने। अगर आईना रखें तो एक दूसरे को आईना दिखाने वाली चीजें तो आ चुकी हैं यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत तो यहीं पे हुई थी जब सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधे एक तरह से मुख्यमंत्री बने थे मिलने के बाद। तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इस वक्त कांग्रेस की, वो बहुत ज्यादा उलझी हुई है। और रही बात बीजेपी की, जिस तरह से ऑपरेशन लोटस की आपने बात करी डॉक्टर साहब कि ऐसा कहा है, तो बीजेपी, हिमाचल बीजेपी की ये हालत है आज की डेट में कि इसका अपना अस्तित्व कोई नहीं है। चाहे नेता प्रतिपक्ष बोलें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बोलें, इनके डॉक्टर बिंदल बोलें, ये सब एक तरह से देखा जाए, यहाँ पर भी सुक्खू भाई और नरेंद्र मोदी की जो एक साझी, जिसको मैं ये बोल सकता हूँ कि एक इमेज बिल्डिंग एक्टिविटी कहीं ना कहीं सुक्खू जी कॉपी कर रहे हैं मोदी जी की, बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे भी चाहे डॉक्टर बिंदल कुछ बोलें या फिर जयराम ठाकुर जी कुछ बोलें, उसका मैं वजन नहीं समझता, क्योंकि जब तक हाईकमांड से इशारा नहीं होगा, ये कठपुतलियां हैं, ये लोग, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर कोई मजबूर है। अब मैं थोड़ी सी बात इसमें अलग जा रहा हूं कि अगर केंद्रीय नेताओं को उठाकर विधानसभा के चुनाव लड़वाए गए, मध्य प्रदेश में लड़वाए गए, राजस्थान में लड़वाए गए, और उनको फिर कुछ बनाया भी नहीं गया, सबसे बड़ी बात, ना मुख्यमंत्री पद मिला किसी को, चाहे तोमर साहब थे या कोई एबीसीडी कोई और भी, तोमर जी स्पीकर पे सिमट गए। देखो कितने बड़े नेता थे, मोदी जी के क्लोज भी थे। तो अब आप खुद सोचिए डॉक्टर साहब कि जेपी नड्डा भी दूसरी तरफ से प्रदेश में एंट्री के लिए कहीं ना कहीं तैयार दिखते हैं। तो जब इंटरनल पॉलिटिक्स को मिलाएंगे, एक एक सीट पे जब फोकस किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी के सो कॉल्ड जो भी बड़े नेता हैं, शायद वो भी इस चपेट में आ जाएंगे कि आप दिल्ली चलिए, भाग्य आपका है, दिल्ली पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, अगर दिल्ली पहुंच भी गए तब भी आपका सौभाग्य है। इसी पार्लियामेंट में दिख जाएगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। पार्डन सर, बिल्कुल बिल्कुल, इसी में बीजेपी का आने वाला दौर नजर आ रहा है सर, क्योंकि देखिए वसुंधरा से वो पीछे कर दिया, मामा शिवराज सिंह जी पीछे हो गए, रमन सिंह की जो सियासत में ऐसी तैसी थी वो हो गई, तो हिमाचल कौन सी बड़ी स्टेट है डॉक्टर साहब, कौन सा बड़ा नुकसान है। हाँ,
बीजेपी के लिए ये है कि दो बड़े नेता यहाँ से हैं, क्या कहते हैं, अनुराग ठाकुर भी हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं, तो वो एक थोड़ा सा फर्क है। बाकी बीजेपी एक लाइन में खड़ी नजर आती है। जी, उदयवीर जी, वहां पे एक रोड शो हुआ धर्मशाला में परसों, जी और स्थानीय विधायक सुधीर शर्मा उस जीप में कहीं दिखे नहीं कहीं भी, और ही और जी लोग सुंदर ठाकुर वगैरह जो उनका उस जी जिले से वास्ता भी नहीं था, वो लोग कहीं ना कहीं खड़े रहे उसमें। और सर, वहीं राजेंद्र राणा मुख्यमंत्री के जो हमीरपुर में कार्यक्रम होते थे उनमें नहीं आते थे। ये कहीं ना कहीं ये रिफ्ट जो थी, ये जो आपसी कोई ना कोई रंजिश, ये पहले से दिख रही थी। ये इसीलिए कहा जा रणनीति रहा था कि ये दावेदार तो हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जिद्दी है और इनको बढ़ने नहीं देंगे दोनों को, और बढ़ने भी नहीं दिया उन्होंने। वही बात है डॉक्टर साहब। अगर आपने धर्मशाला की रैली को मॉनिटर किया होगा तो उसमें चंद्रशेखर मंडी से आके इस मंच पर बोल जाते हैं। जी कांगड़ा के कितने लीडर बोले? एक केवल पठानी है, बिल्कुल। वो मंच संभालने में एक्सपर्ट है, उन्होंने मंच संभाल लिया था। उनको प्रेजेंस जी एक हावी रहती है उनकी, उन्होंने वैसे क्षमा चाहूंगा, जी उस प्रेजेंस को उन्होंने बनाए रखा। बाकी अगर सुधीर शर्मा के घर में ये आयोजन ना हुआ होता तो शायद स्वागत के भाषण के लिए भी या किसी और तरह के उनको मैसेज खड़ा के नहीं लिए किया। नहीं किया बिल्कुल जाता। बिल्कुल। और ये रघुवीर सिंह बाली की आपने कहा है ना कि कांगड़ा कहीं ना कहीं खाली दिख रहा है, चंद्र कुमार जी के मंत्री बनने के बावजूद भी, 2 सीपीएस के भी, और आप गोमा क्या करते हैं, क्योंकि वो भी अपने शायद हल्के से बाहर नहीं जाने वाले हैं। जी एक जी रघुवीर सिंह बाली ने कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर पे धर्मशाला में एक्टिविटी शुरू की हुई है, तो जी उसके कैसा आपको लग रहा है उसका? सर, मैं अगर एक बात कहूं डॉक्टर साहब, तो सेंट्रलाइज कर दिया कांग्रेस ने शुरुआती दौर में। पिछले एक साल से कांगड़ा की सियासत को सेंट्रलाइज कर होकर रहेगी रघुवीर सिंह बाली के आसपास। और एक मैसेज देने की बात होती है पॉलिटिकली, आप मैसेज कैसे कन्वे करते हैं। तो एक कैबिनेट रैंक का शोर मचा कि उनके नाम जी के साथ कैबिनेट रैंक ज्यादा चलता है या कुछ ऐसा है। एक जी बात मैं जरूर कहूंगा कि जीएस बाली अकेले जीएस बाली ही थे और रहेंगे। और जिस तरह से एक तरह से पावर सेंट्रलाइज करने की बात जो मैं कह रहा हूं, उसमें सारे कांगड़ा के बकाया लीडर्स जो थे वो आज की डेट में एक तरह से बिखर गई है। उनको बिखरना तो छोड़िए, उनकी इमेज भी बिखर कर रह चुकी है। उन पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्या करेंगे, क्योंकि वो ले देकर उनको ये लगता है कि साहब ये यही करेंगे। एक बात जो डॉक्टर साहब ने कही, डॉक्टर जनक ने, कि मिलने का वक्त तो जी नहीं मिल पाता बाकी लोगों को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ। वो बात भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि एक तरह से मैं जो बात मैंने पहले कही कि एक मैसेज छोड़ा जाता है पॉलिटिक्स के भीतर, वो मैसेज छोड़ने में जीएस रघुवीर सिंह बाली कामयाब तो रहे, लेकिन उस मैसेज का नुकसान कितना हो रहा है ये देखने वाली बात रहेगी। ये लीडर क्राइसिस तो नहीं कहीं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अंदर झेल रहा? मुझे लगता है कि बाली साहब के बाद बड़े पहले मनकोटिया जी, वो उन्होंने अपने आप को खुद खत्म कर लिया। जी उसके बाद जी बालू जी ने एक अच्छा मतलब लंबे समय तक दारोमदार संभाला। अब कहीं ना कहीं उनके बेटे उस कोशिश में हैं, पहली बार के विधायक हैं, और उनका ओरा भी ऐसा दिखाया क्योंकि मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। जी लेकिन उस चक्कर में कहीं मुझे लगता है गोमा भी मंत्री बने हैं, उधर चंद्र कुमार जी शायद पहले परेशान है, सीपीएस को कोई पूछता नहीं वहां, जो 2 सीपीएस हैं, तो जी अब कहीं ज्यादा कांगड़ा के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं मैं आएगी? वही बात, मेरी सुबह किसी कांग्रेस के हाईली इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लीडर से बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहब उन्होंने ना बातों में एक बात छेड़ी कि ये जो अब हो रहा है कांगड़ा के भीतर, ये डॉक्टर वाई एस परमार ने जो फार्मूला अपने बाद के सक्सेसर जो थे रामलाल जी, जो उनको दिया था, उसके बाद ये ट्रेवल होता हुआ वीरभद्र सिंह जी के पास पहुंचा, अब ये सुक्खू जी के पास पहुंच गया। मैंने कहा भाई वो फार्मूला क्या था, आप ये बताइए। जी तो उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर वाई एस परमार ने ये कहा था, सो कॉल्ड, उनके मुताबिक, कहा नहीं कहा वो एक अलग जी चीज है, गॉसिप्स भी कई जी बहुत चलती हैं, पर कई गॉसिप्स जो है वो एक तरह से लगता है कि रिलेटिव में कहीं ना कहीं है। जी तो उन्होंने कहा था कि अगर कांगड़ा लोअर बेल्ट को साथ में चलाना है तो इनके लीडर्स को कुछ ज्यादा वो ना दो, तवज्जो ना दो, इनको कोई वजन ना जी दो। जब तक इनके पास कुछ नहीं होगा ये लोग आपके पास भागेंगे, और जब इनको आपने कुछ दे दिया तो ये लोग आपसे वो छीनने की कोशिश करेंगे जो इन हम लोगों के पास है। तो अब अगर उस फैक्टर को देखा जाए तो ऐसा इतिहास भी बताता है सर कि जब तक कांगड़ा के लीडर्स विद इन कांग्रेस, बात कर रहा हूँ इस मसले के ऊपर, ये जब तक, चाहे वो मेजर विजय सिंह मनकोटिया थे या कोई और था एबीसीडी, जिसने भी कोशिश की, वो पहले आपस में लड़े, या तो बिल्कुल आपसी लड़ाई में खत्म हो गए, ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाए, और
जब दिया गया तो इतना सा बांटा गया कि ये उसमें ही संतुष्ट रहे। पहले लड़ाई चलती थी अपर वर्सेस लोअर हिमाचल की, अब लड़ाई जी। आ गई है हमीरपुर वर्सेस कांगड़ा चंबा। ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो बड़ी बुरी तरह से अंदर काम करने शुरू हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, इन हालात में लगता नहीं कि कोई चीज ऐसी है जिससे मैं कांग्रेस को भी बड़ी कंफर्ट जोन में मानूं, बीजेपी को भी मैं कंफर्ट जोन में नहीं मान सकता। रीजन भी, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा आपसे, कि अभी शांता जी। कुमार जी वाला शोर मचा हुआ है यहाँ कांगड़ा जी। पॉलिटिक्स में। कोई दो जी। राय नहीं है कि वो बहुत बड़े नेता हैं, और उनकी भी अगर आज कुछ बात कहेंगे तो उसका दम नजर आता है। आज शांता कुमार, नई बीजेपी जो तैयार हुई है, उसने उन शांता कुमार को यामिनी होटल के भीतर कैद करके रख दिया है, जो शांता वो भी कुमार अनकंफर्टेबल हो गए हैं नई बीजेपी से, बिल्कुल जी। तो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं नई भाजपा से वो। बहुत बहुत, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कुछ शांता कुमार के शिष्य हैं जो अब गुरु को ही आंखें दिखाने शुरू हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं बिल्कुल। जो कि वाया जेपी नड्डा आंखें दिखाने की कोशिश यहाँ पे इस पार्लियामेंट्री में कर रहे हैं। अब जब आपके जो सो कॉल्ड गुरु हैं, सियासत के गुरु हैं, उनको मारने की कोशिशें होंगी, तो फिर जो बच्चे हैं वो कहाँ तक सरवाइव कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। जी जी, प्रेम जी बोलना चाह रहे थे। प्रेम हाँ, जी मैं इस ये कह बार रहा वही था है। जी है कि एक जी जी बोलिए। उदयवीर पठानिया जी ने बहुत बढ़िया बात कही जब ऑपरेशन लोटस का क्वेश्चन आपने इनसे पूछा। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो राज्य स्तर के नेता हैं, केंद्र के नेता हैं, मोदी और अमित शाह के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी का कोई वजूद नहीं है। सिर्फ दो आदमियों की पार्टी है ये, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। इसके अलावा जितने नेता इस पार्टी के अंदर हैं, उनका किसी का वजूद नहीं है। आप गुरु चेले की बात भी कर रहे थे पठानिया जी, अडवाणी जी भी गुरु ही हुआ करते थे। अडवाणी जी ने ही मोदी जी को उभारा, उनको आगे लेके आया। आज अडवाणी जी की क्या स्थिति है, शांता कुमार को आपने कहा कमरे में बंद कर दिया, उनको तो पता ही नहीं अडवाणी जी का को है कहाँ। तो उनके तो जीते जी ऐसी हालत कर दी है कि वो तो नक्शे से ही गायब है, कि उनको पता ही नहीं है कि वो किस कोठरी में है, किस कारागार में है। ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के हमेशा हर मुद्दे के ऊपर दो चेहरे रहते हैं। अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश में सीपीएस के मसले को लेकर, उप मुख्यमंत्री के मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग हाई कोर्ट में गए। और अब जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, सब राज्यों में दो दो उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जो बनाने जा रही है। तो ये मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के दो मुंह हैं। अपने लिए कुछ और निकलता है इनके मुंह से, और जो विरोधी दल हैं उनके लिए कुछ और तरह के शब्दों का उच्चारण, और तरह की विचारधारा जो है, और तरह के विचार इनके श्रीमुख से निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति में है, और 5 वर्ष जयराम के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने, जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे उदयवीर जी, अनुराग ठाकुर जी का और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल जी का, उनकी बड़ी बुरी हालत की जयराम ठाकुर जी ने। और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब भाजपा सत्ता में थी, उस वक्त के जो खाते खुले हैं उनका हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े भयंकर तरीके से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बहुत खराब है, और लोकसभा के नतीजों में भी आप देखेंगे कि उसका रिफ्लेक्शन आएगा हिमाचल प्रदेश में। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और उस विस्तार में, मंत्रिमंडल के विस्तार में दो बड़े चेहरे चूक गए, सुधीर शर्मा और जिंदर राणा। उनकी कहीं ना कहीं उनको रोकने की, ठीक है, हाईकमान, उदयवीर जी ने ठीक कहा कि एक पे हाथ रख रहा था, एक से हाथ हटा चुका था, यानी कि सुधीर शर्मा से हाथ हटा चुका था, क्योंकि उन्होंने 2 बार पार्टी के साथ खड़ा होने की कोशिश नहीं की जब पार्टी को उनकी जरूरत थी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, चाहे बाई इलेक्शन धर्मशाला का था। वो पिछड़ गए कहीं ना कहीं। लेकिन वो बड़ा चेहरा है कांगड़ा का, उनकी अनदेखी कहीं ना कहीं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में डिस्टर्ब करेगी, कांग्रेस के कैडर को भी करेगी, वोटर को भी करेगी। और वहीं जिंदर राणा भी एक बड़े चेहरे बने, क्योंकि उन्होंने प्रेम कुमार धूमल जैसे बहुत बड़े नेता को, भाजपा के 2 बार के मुख्यमंत्री, तीसरी बार के चेहरे, उनको हराया। तो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, और हाईकमान के साथ शुक्ला भी, राजीव शुक्ला जी और अन्य लोगों के साथ उनके मधुर संबंध भी हैं, लेकिन फिर भी वो मंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए। अब जो एक पद खाली है वो, क्योंकि सीपीएस का हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में मामला चला हुआ है, उस पर क्या निर्णय आता है, उसके बाद वो मंडी पार्लियामेंट से एक पद भरा जाएगा। तो आज हमने इसी विषय में चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।